नारायणपुर नाम के गांव में विमला और गीता नाम की दो बहनें रहती थीं। उनके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। विमला ने कपड़े सिलने का काम ले लिया था। उससे जो भी कमाई होती उससे वो गीता की देखभाल करती। विमला अपनी छोटी बहन गीता को बहुत प्यार करती थी, लेकिन गीता को अपनी बहन अच्छी नहीं लगती थी। वजह थी कि विमला गीता को अनुशासित तरीके से पाल रही थी। अनुशासन की वजह से गीता को उससे चिढ़ मचती थी। एक दिन जब गीता को परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिले तो उसकी टीचर ने उसे बुलाया। गीता, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि अच्छे से पढ़ाई करो। तुम्हारी बहन पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए कितनी मेहनत करती है, लेकिन तुम अपने मार्क्स देखो जरा। टीचर उसे डांट रही थी तो वो डरते डरते कहने लगी, सॉरी टीचर, अगली बार मैं खूब मेहनत करूंगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी। वो टीचर से प्रार्थना करने लगी, लेकिन टीचर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकती, तुम हमेशा ही ये कहानी कहती हो। कल अपनी बहन के साथ आना, मुझे कुछ बात करनी है उससे, टीचर ने कहा। गीता आगे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन टीचर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और चली गई। तब गीता को भी वहां से जाना पड़ा। स्कूल खत्म होने के बाद जब गीता घर गई तो विमला कपड़े सिल रही थी। गीता, दूध मेज पर है, पी ले और पढ़ने बैठ जा। मैं इस एक ड्रेस को सिलकर खाना बनाऊंगी। दूध पीकर गीता विमला के पास आई और, दीदी, मेरी टीचर ने तुम्हें कल स्कूल साथ आने को कहा है। ऐसा क्या? क्यों गीता? मुझे नहीं पता कि तुम्हें साथ आने के लिए क्यों कहा। शायद अपने कपड़े सिलवाने होंगे तुमसे। वो असल कारण नहीं बताना चाह रही थी। ठीक है, चलूंगी कल। विमला मान गई। उसने सिलाई पूरी की, खाना पकाया, दोनों ने खाया और सोने चली गई। अगले दिन सुबह दोनों तैयार होकर स्कूल गईं। टीचर ने गीता के साथ विमला को आते देखा तो उसके पास गई। अरे विमला, कैसी हो तुम? चलो मेरे कमरे में बैठकर बात करेंगे। गीता, तुम अपनी क्लास में जाओ। टीचर विमला को अपने कमरे में लेकर चली गई। मैम, कुछ कपड़े सिलने हैं क्या? क्या वे आपके अपने कपड़े हैं या किसी और के हैं? उसने पूछा। ये सुनकर टीचर चौंक गई। कौन से कपड़े सिलने हैं विमला? जी, विमला ने मुझसे कहा कि टीचर को कुछ कपड़े सिलवाने हैं, इसीलिए मुझे बुलाया है। ओहो विमला, गीता आजकल बहुत बदमाश हो गई है। मैं तो उसकी पढ़ाई के बारे में बात करना चाहती थी। वो तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लेकर आई है मेरे पास। अरे टीचर, गीता ठीक से पढ़ नहीं रही क्या? हाँ विमला, वो दिन पर दिन सुस्त होती जा रही है। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। तुम उसे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो और वो पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पा रही। तुम्हें उसे अनुशासित करना होगा विमला। टीचर ने जब ऐसा कहा तो विमला को बहुत दुख हुआ। ठीक है टीचर, मैं ध्यान रखूंगी, चलती हूँ, नमस्ते, उसने कहा और चली गई। घर जाकर विमला ने अपनी बहन को पास बुलाया। गीता, तुम्हारी टीचर ने मुझे क्यों बुलाया था? उसने सख्ती से पूछा। गीता ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाए खड़ी रही। तुम झूठ बोलने लगी हो। मैं तुम्हारे लिए हर सहूलियत जुटाने की कोशिश करती हूँ। तुमसे कोई काम भी करने को नहीं कहती और तुम झूठ बोलती हो। वो उसे डांटने लगी। गीता गुस्से में बोली, तुमको ये सब करने के लिए किसने कहा? मैंने कहा क्या? तुम खुद दुनिया के सामने अच्छा दिखाना चाहती हो खुद को, इसलिए बैठकर सिलती रहती हो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरे लिए कमाती हो। हमेशा वही राग गाती हो। गीता ने अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया। विमला उसकी बातों को सुनकर समझ नहीं सकी कि आगे क्या कहे। इस तरह गीता अब विमला को हर कभी गलत बात कहने लगी थी। एक रविवार उनके एक दूर के रिश्तेदार रमेश चाचा उनसे मिलने के लिए आए। चाचा जी, आप कैसे हो? कब आए? मैं अच्छा हूँ, और तुम दोनों भी ठीक हो ना? गीता कैसी है? उन्होंने दोनों के हालचाल पूछे और उसके बाद असल बात पर आए। मेरे आने का कारण ये है कि महेंद्र के बेटे को शहर में नौकरी मिल गई और वो उसकी शादी करने की सोच रहे हैं। जल्द करेंगे। तुम्हारा क्या कहना है बेटा? इस रिश्ते के लिए तैयार हो तुम ना? बोलो तो। चाचा के ऐसे कहने पर विमला बोली, चाचा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी इच्छा है कि पहले गीता अच्छे से पढ़ लिख जाए, उसे नौकरी मिल जाए, फिर मैं पहले उसकी शादी करूंगी। उसके बाद ही अपनी शादी के बारे में सोच पाऊंगी मैं। वो स्थिति समझाने लगी। रमेश समझ गए कि विमला अपनी छोटी बहन गीता से कितना प्यार करती है।
गीता ने ये सारी बातें कमरे के अंदर से सुन ली। अपने दिल में, मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है, सच है, मैं हमेशा उसके बारे में गलत सोचती रहती हूँ। उस दिन से गीता न केवल अच्छी तरह से पढ़ने लगी बल्कि विमला की उसके सभी कामों में मदद भी करने लगी। अब वो एक जिम्मेदार और अच्छी लड़की बन गई थी। बहुत समय पहले चित्रांगदा नाम के गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहा करती थी। कम उम्र में माता पिता को खो देने की वजह से वो अपनी माँ की बहन यानी अपनी मौसी पूजा के साथ रहती थी। राधिका एक बड़ी प्यारी बच्ची थी। उसने कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया था और वो हर उस व्यक्ति की मदद करती थी जिसे उसकी जरूरत थी। लेकिन उसकी मासी पूजा बिल्कुल अलग थी। वो राधिका को अपने हर छोटे छोटे काम के लिए इस्तेमाल किया करती थी। राधिका को अपनी मौसी पूजा का सारा काम करना पड़ता था। एक दिन राधिका के एक दूर के रिश्तेदार गुरुवैया पूजा के पास आए। वो राधिका के लिए एक अच्छा रिश्ता लाए थे। पूजा बेटी, राधिका के लिए एक अच्छा प्रस्ताव लाया हूँ। अगर तुम राजी हो तो एक दिन तुम्हारे घर आने के लिए कहूँ। बड़ा संपन्न परिवार है उनका। अपनी राधिका बड़ी खुश रहेगी उनके घर में। गुरुवैया ने बताया। पूजा प्रस्ताव की बात को सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से में तिलमिला गई। वो नहीं चाहती थी कि राधिका की शादी हो, लेकिन वो ये बात गुरुवैया को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने घुमाकर बात की। ओहो, मैं अपनी भांजी के लिए एक अच्छे रिश्ते के लिए ना क्यों कहूंगी, लेकिन गुरुवैया जी, पहले आपको एक बात बता दूं, अगर लड़की वालों को ना बताने का वादा करें तो। गुरुवैया, क्या बात है? तो पूजा बोली, हाल ही में एक ज्योतिषी ने बताया कि जिस दिन राधिका की शादी होगी उसके अगले दिन ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। मैं तो इन सारे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करती, लड़के वालों को मत बताइएगा। उसने एक झूठी कहानी बनाकर सुना दी। गुरुवैया ने सुना तो उसका दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे। ठीक है बेटी, मैं फिर आऊंगा, जा रहा हूँ, उसने कहा और वहां से चला गया। भगवान की कृपा से शादी से पहले ही बात का पता चल गया, उन्हें बता दूंगा। और वो चले गए। पूजा उसे जाते देखती रही कि वो गए कि नहीं। आखिर मैंने इस प्रस्ताव को भी चलता कर दिया। अरे आखिर कैसे शादी कर दूं? काम कौन करेगा मेरा? वो मन ही मन सोच रही थी। तभी उसने राधिका को घर आते देखा। राधिका, प्रार्थना का समय हो गया, अभी तक फूल नहीं लेकर आई। वो उस पर चिल्लाई। राधिका डर गई और बोली, वहां फूल नहीं थे दीदी। पूजा को गुस्सा आ गया। तो तुझे जंगल जाकर कुछ फूल लाने चाहिए थे ना। जब उसने इस तरह कहा तो राधिका और भी डर गई। दीदी, वहां तो जंगली जानवर होंगे ना। मुझे नहीं पता कि तू कैसे जाएगी, लेकिन फूल चाहिए, उसने आदेश दिया और चली गई। राधिका फूल लेने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गई। डरी हुई थी, लेकिन आखिरकार वो फूल लेकर आ गई। अगले दिन भी वो फूल लेने के लिए उस जंगल में एक जगह गई जहां उसने ढेर सारे फूल लगे देखे। वो खुश हो गई और उनके पास जाकर उन्हें तोड़ने ही वाली थी। जैसे उसने फूल को हाथ लगाया, शेर की दहाड़ सुनी और डर के मारे कांप उठी। तेजी से भागते हुए घर पहुंची, लेकिन जब वो खाली हाथ घर पहुंची तो पूजा ने फिर से पूछा, फूल कहाँ है? हाफते हुए राधिका, दीदी, मैं फूल लाने गई थी, वहाँ एक शेर दहाड़ने लगा दीदी। वो बताने लगी कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन पूजा ने उसकी किसी बात की परवाह नहीं की। फिर से जा, और अगर बिना फूल लिए घर लौटी तो खाने का टुकड़ा नहीं मिलेगा तुझे। उसने राधिका को धमकाकर फिर से फूल लेने के लिए भेज दिया। राधिका डरती कांपती फिर से जंगल गई। इस बार उसे एक छोटे से पौधे पर बहुत सारे फूल दिखाई दिए। जब वो उन्हें तोड़ने ही वाली थी तो उन फूलों में जो एक छत्ता लगा था, वहां से एक मधुमक्खी बाहर निकल कर आई और बोली, रुको। वो चिल्लाई। राधिका ने आश्चर्य से मधुमक्खी की ओर देखा। इस छत्ते में हमारा पूरा परिवार रहता है, और अगर तुम ये पौधा तोड़ोगी तो हमें एक नए घर को तलाशना होगा, जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस पेड़ से फूल मत तोड़ना। वो प्रार्थना करने लगी। माफ करना, अगर ये तुम्हारा घर है तो नहीं तोड़ूंगी, लेकिन मुझे बता दो कि मुझे और फूल कहाँ मिलेंगे। नहीं तो मासी मारेगी। यहाँ हमें और कहीं फूल नहीं मिलते, इसलिए तो इस छोटे से पौधे पर रहते हैं, उसने कहा। राधिका बिना फूल लिए घर वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए वो पूरी रात उस जंगल में ही रही। मधुमक्खी ने उसे देखा और उसकी तकलीफ समझकर उसे एक फूल दिया।
राधिका, तुम इस फूल को ले लो, इसमें बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं, इस फूल से बहुत कुछ कर सकती हो। उसने उसे बताया और उसे वो फूल दिया। वो उस फूल को लेकर घर जाने लगी। घर जाते हुए उसने एक ऐलान सुना। उस ऐलान में ये बताया जा रहा था कि राजा अविराम सेना के पुत्र लंबे समय से बेहोश हैं। कई हकीमों ने उनका इलाज किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। राजा ने घोषणा करवाई थी कि जो उनके पुत्र को ठीक करेगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा। जब राधिका ने यह ऐलान सुना तो वो तुरंत राजमहल गई। महाराज, अगर आप राजी हो तो मैं इसमें मदद कर सकती हूँ, उसने अविराम सेना को बताया। राजा उसकी बात मान गए। राधिका ने उनके पुत्र के पास जाकर उस फूल को उसके सिर पर रखा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और उसे नया जीवन मिल गया। राजा बेहद खुश हुए और तुरंत उन दोनों का विवाह कर दिया।